हाँ तो दोस्तों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज हमारे वीडियो का थंबनेल देख करके आप समझ गए होंगे कि हमें सर आज क्या बताने वाले हैं। सो दोस्तों, आपने सही सोचा। मैं आपको दोस्तों क्लास 9 डॉक्टर केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 1.1 का आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब तभी करेंगे जब आप हमारे वीडियो को फुल देखेंगे, ठीक है। जब आपको अच्छा लगे तब हमारे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं लेट ना करते हुए चलता हूँ आपके सेशन की ओर। तो आप लोग ध्यानपूर्वक हमारी बातों को सुनेंगे और जो मैं बोर्ड पर बताऊंगा आप उन्हें देख करके समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों एक्सरसाइज 1.1 में हमारा पहला नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए, ठीक है। तो हमको एक्सरसाइज 1.1 का क्या करना है कि सत्य और असत्य के बारे में लिखना है। सत्य और असत्य, तो आप लोग जानते होंगे कि सत्य मतलब सही होता है और असत्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, गलत होता है। तो चलिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, पहला का पहला कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो दोस्तों, मैंने इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया है। जो मैंने पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या क्या होती है, ठीक है। तो हम आपको उसको रिवाइज करा देना चाहते हैं कि प्राकृत संख्या जिसमें गिनती को शामिल किया जाता था वो हमारा प्राकृत संख्या था, और जिसमें प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करना था तो हमारा पूर्ण संख्या बन गया था। क्या बन गया था जी? पूर्ण संख्या। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो चलिए, पूर्ण संख्या के कैसे लिखाता है जी? शून्य से स्टार्ट होता है, उसमें क्या होता है 1 2 3 4, यानी कि गिनती की संख्या क्या होती है, ऐड हो जाती है किसमें? शून्य में। या तो गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर देते हैं तो हमारा पूर्ण संख्या होल नंबर बन जाता है कि नहीं। और प्राकृत संख्या जिसमें गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं जी, गिनती को शामिल किया जाए वो हमारा क्या होता है, प्राकृत संख्या होता है। तो बताइए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या है ना, ये पूरा का पूरा क्या है जी, प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल किया गया तो पूर्ण संख्या बन गया। तो बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होगी। तो आप ही बताइए भाई कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कैसे होगी, है कि नहीं। प्राकृत संख्या तो गिनती से स्टार्ट होती है, शून्य से स्टार्ट होता नहीं है ना। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन का जो आंसर है क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। यानी कि पहला का आपका जो हो जाएगा असत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। अब आपको समझ में आ गया कि क्यों नहीं होगा। हम आपको समझा रहे हैं, लिखा नहीं रहे, क्योंकि आपको सबसे बड़ी चीज होती है समझना। आपको आंसर दिया गया है उसके अनुसार आप अपना लिख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है समझना। अगर आप समझ गए तो आप सही गलत का ही सिर्फ चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए, समझ में आ गया कि पहला क्या होता है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा है, दूसरा में बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, तो हम लोग क्या किए थे जी, पूर्णांक के लिए मतलब एक संख्या रेखा बनाए थे जिसमें शून्य था वो बिंदु जो शून्य को निरूपित करता था, और इसका दाहिना साइड में धनात्मक संख्या था। क्या था जी? धनात्मक संख्या। और इसका बायां साइड में क्या था जी? ऋणात्मक संख्या। तो आप लोग वीडियो में देख करके समझ गए होंगे, ठीक है। इस तरीके से और भी होते हैं, ऋणात्मक तरफ और भी बढ़ेगा, धनात्मक तक और भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, डैश डैश दे देते हैं, डॉट डॉट, यानी इसका मतलब है कि और भी संख्या हो सकती है। तो आप बताइए कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकती है। तो देखिए, तो हमारा पूर्णांक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं ना, कुछ नहीं तो क्या कर सकते हैं जी, एक लिख सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक छुपा रहता है कि नहीं। तब प्रत्येक पूर्णांक क्या लगता है, परिमेय संख्या के रूप में नहीं हुआ। परिमेय संख्या हमने बताया था ना कि जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए वो हमारा क्या कहलाता है जी, परिमेय संख्या कहलाता है ना। लेकिन q बराबर क्या होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू शून्य, यानी q का मान जो है शून्य हमारा नहीं होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा जी, परिमेय संख्या। तो आप देखिए -4/1 -3/1 इस तरीके से सभी के नीचे 1 1 है, यानी कि हमारा प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकती है।
हो सकती है ना। अब आपको समझ में आ गया। अगर डाउट है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि प्रत्येक पूर्णांक माइनस में हो या प्लस में हो, सभी के सभी परिमेय संख्या हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि दूसरा का आपका कथन क्या हो जाएगा, सत्य। कारण लिखना है तो कारण आप समझ गए, है ना। कारण आप समझ गए ना कि हम इसे क्या कर सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, है कि नहीं जी। तो आप कारण देख करके लिख दीजिए आंसर से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है तीसरा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या की बात कर रहा है, यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, पूछ रहा है। तो बताइए आप कि यहाँ पर 3/2 लिखा हुआ है, ये तो परिमेय संख्या है, P बटा Q के रूप में परिमेय संख्या तो है 3/2, लेकिन क्या लगता है कि ये पूर्णांक में है, नहीं है। पूर्णांक में है नहीं ना है जी। अगर यहाँ पर हम 4/2 लिखें, 6/2 लिखें, है ना, 9/3 लिखें, 8/4 लिखें, यानी इस तरीका से ऐसा संख्या लिखें जो हमारा क्या हो, कट जाए। जैसे देखिए 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 4 दूनी 8, यानी कि ये सब तो पूर्णांक है, लेकिन क्या लगता है कि और भी कोई परिमेय संख्या लिए जो नहीं कटने वाला है वो पूर्णांक है, नहीं है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है। समझ में आया। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं हो सकती है, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए ना जी 3/2 लिए, उसी तरीका से 7/2 ले लीजिए, है ना, 8/3 ले लीजिए, यानी इस तरीका की संख्या परिमेय संख्या है ना। क्या है जी, परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है। समझ में आ गया। यानी कि आपका तीसरा का भी जो आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, नहीं, यानी नहीं ना होगा, यानी कि असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि ये भी कथन आपका क्या है जी, गलत है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं हो सकती है, ठीक है जी। आपको क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं चौथा में, इसको मिटा देते हैं। आप ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर समझ जाएंगे तो आप खुद से ही बना लेंगे, और अगर थोड़ा समझने में अगर परेशानी हो रही है तो आपको पिछला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये वाला वीडियो ना देखने में बहुत ही आसानी होगा। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रही होगी कि आखिर ये कैसे हुआ, तो आप हमारे पिछले वाला वीडियो जा कर के देख लें। उसको देखने के बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि हाँ ये सही है और ये गलत है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं चौथा में, ठीक है जी। चौथा में देखिए बोल रहा है कि यदि कोई परिमेय संख्या P बटा Q पूर्णांक हो, सबसे पहला ध्यान देंगे, यदि कोई परिमेय संख्या P बटा Q पूर्णांक हो, तो पूर्णांक कब होगा, जब हम कटने वाला अंक लेंगे, है ना जी। जैसे हम अभी लिए थे, है ना, 10/2, 12/3, 18/2, यानी कि ऐसा लेना है ऊपर नीचे परिमेय संख्या जो कट करके क्या बन जाए, एक पूर्णांक बन जाए, ठीक है जी। तो देखिए सब कट के क्या बन जाएगा, पूर्णांक बन जाएगा, है कि नहीं। 2 चौके 8, 3 तिहाई 9, 2 पचे 10, 3 चौके 12, 2 9 18, तो ये सभी के सभी क्या बन गए जी, पूर्णांक बन गए, है ना। सभी के सभी क्या है, पूर्णांक है। तो हमें ऐसा परिमेय संख्या लेना है जो पूर्णांक बन जाए, क्या बन जाए, पूर्णांक बन जाए। तो हमने ये सभी के सभी कटने वाला संख्या लिया ऊपर नीचे, तो कट करके क्या बन गया, एक पूर्णांक बन गया। तो आप देख सकते हैं कि एक पूर्णांक हो गया, ठीक है। यहाँ तक है क्लियर। यदि कोई परिमेय संख्या P बटा Q पूर्णांक हो, यहाँ तो पूर्णांक हो गया, तो बोल रहा है कि Q बराबर ±1। क्या बोल रहा है जी, Q बराबर ±1। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो P बटा Q के रूप में लिखे हैं परिमेय संख्या को, Q बराबर क्या लगता है कि ±1 आया है। देखिए तो 2 रखने पर भी एक पूर्णांक आता है, 3 रखने पर भी एक पूर्णांक आता है कि नहीं। यानी कि इस तरीके से हम नीचे कोई भी एक संख्या लेंगे जो कटने वाला होगा वो हमारा पूर्णांक बन के तैयार हो जाएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि +-1 लेंगे तभी हमारा एक पूर्णांक बनेगा। तो बोल रहा था Q बराबर +-1, तो यहाँ पर इसका कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है जी। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम +-1 ही लेंगे तभी हमारा एक पूर्णांक होगा, ठीक है। तो यही ना कह रहा है कि Q बराबर +-1 तो नहीं, ठीक है जी। उस तरीका से अब हम पांचवा देखेंगे। पांचवा बोल रहा है कि यदि कोई परिमेय संख्या P बटा Q पूर्णांक नहीं है, हाँ अब ही बोल रहा है
कि पी बटा क्यू जो है पूर्णांक नहीं है। तो हम पूर्णांक नहीं है पीछे भी एगो लिए थे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 7/3 ले लिए, है ना, यहाँ पर 8/5 ले लिए, 9/4 ले लिए। इस तरीका से जो हम संख्या लिए हैं ये तो कट के हो जाएगा वही बात, 3 3 9 2 2 4, यानी कि ये 3/2 ले लीजिए, मान लीजिए 3/2। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या के रूप में है और इसका कोई पूर्णांक नहीं होने वाला है। होगा जी, पूर्णांक होगा, काट के देखिए तो कटता है, नहीं कटता है, यानी कि हमारा परिमेय संख्या के रूप में है, p/q के रूप में है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। तो यही बोल रहा था हमारा क्वेश्चन कि यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक नहीं है तो, ये तो p/q पूर्णांक नहीं है ना, तो बोल रहा है कि q बराबर ±1 नहीं हो सकता। तो q बराबर ±1 नहीं हो सकता, हाँ सही बात है, बोल रहा है कि q बराबर ±1 नहीं हो सकता, ये खुद ही बोल रहा है कि नहीं हो सकता, है ना जी। तो नहीं हो सकता यानी कि इसका कथन क्या है, सत्य है, q बराबर ±1 नहीं हो सकता। क्लियर, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अगर इसमें आपको डाउट है तो आप में कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैंने इतना डिटेल से बताया आपको, समझा करके, उदाहरण दे करके, अगर आपको नहीं समझ में आया अब भी तो आप में थोड़ी सी कमी है। क्या है कि आपने उस वीडियो को बढ़िया से नहीं देखे, आप उस वीडियो को बढ़िया से पहले देख लें, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी क्लियरली रूप से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ तक कि आपको कैसा लगा, यहाँ तक कि जो सफ़र रहा आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताएं। बाकी दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखें, है ना। दूसरा का जो क्वेश्चन कह रहा है कि परिमेय संख्या पूर्णांक को परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखें। तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या p/q के रूप में क्या करना है जी, लिखना है। किसको लिखना है, तो पूर्णांक को लिखना है। तो पूर्णांक क्या होता है हमने ये भी बता दिया था, है ना, 0 1 2 3 ... -1 -2 -3 ... है ना। इस तरीका से ये सभी के सभी हमारा क्या है जी, पूर्णांक है। तो ये हमें पूर्णांक को क्या करना है, परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। जैसे हमारा दूसरा का पहला दिया हुआ है, दूसरा का पहला दिया हुआ है कैसे, 9 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 9। तो 9 को हमको क्या करना है, परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। 9 को परिमेय संख्या के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में हम जानते हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है ना, यानी कि p/q इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 9/1, यानी q का मान क्या हो जाएगा 1, यानी 9/1 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा है -13, तो -13 को परिमेय संख्या के रूप में, है ना, यानी p/q के रूप में क्या हो जाएगा जी, -13 p का मान हो जाएगा, अब बाटा में कुछ नहीं तो 1, यानी q का मान क्या हो गया, 1 हो गया। चलिए बहुत अच्छा, ये आसानी से समझ रहे हैं p/q वाला। उसके बाद 20, है ना, तो 20 को क्या करना है जी, परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए हम p/q लिख देंगे और बराबर में p का मान 20 हो जाएगा, q का मान कुछ नहीं, यानी बाटा में कुछ नहीं तो 1 होता है, यानी इसका 20 बटा क्या हो जाएगा 1। ये हमारा परिमेय संख्या के रूप में लिखा गया। ठीक है जी, ये हमारा दूसरा में दिया हुआ था 3 गो, हमने 3 गो बना दिया। इसी तरीका से आप किसी भी पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके पहले पहला वाला में भी बताया, आपको समझाया, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। चलिए उसके बाद हम तीसरा की बात करते हैं। आप उतार सकते हैं, ये आपका पहला का हो गया और ये आपका दूसरा का हो गया, 1 2 3। अब हम चलते हैं तीसरा में। देखिए तीसरा में क्या कहता है कि क्या p/q परिमेय संख्या है यदि p बराबर 0। ठीक है जी, इसको हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यदि क्या पूछ रहा है जी, क्या p/q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है यदि q बराबर 0। तो दोस्तों हाँ सॉरी यहाँ p है तो हम q लिख दिए, है ना, दूसरा का में q है, हमने दूसरा क्वेश्चन देख लिया। चलिए अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि p/q, है ना जी,
P बटा Q परिमेय संख्या है यदि P बराबर 0 है। तो देखिए दोस्तों P के मान जो है 0 है, Q के मान कुछ नहीं तो 1 है। क्या है जी? 1 है। तो हमारा P का मान 0 होगा, कोई भी पूर्णांक होगा ऊपर में तो P वाला चलेगा, लेकिन अगर Q का मान 0 बोले तो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। अब हमारे यहाँ पर देखिए P का मान 0 दिया, यानी कि ऊपर वाला का मान 0 दिया तो बटा में तो 1 रहता है, तो हमारा परिमेय संख्या के रूप में है। क्या है जी? है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हाँ। क्या हो जाएगा? हाँ। उसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका बोल रहा है कि क्या P बटा Q परिमेय संख्या है यदि Q बराबर 0 है ना। सेम इसका उलट दो तभी आपको समझाएं, वही वाला है। ठीक है, P बटा Q परिमेय संख्या है यदि Q बराबर 0। तो हम अभी क्या बोले जी कि अगर Q का मान 0 रहेगा, है ना, Q का मान 0 रहेगा तो कभी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने शुरू से पढ़ते हुए आ रहा है कि P बटा Q परिमेय संख्या है, लेकिन है ना Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। ऐसा हम शुरू से जानते आ रहे हैं। तो हमारा जब Q का मान 0 दिया है तो हमें साफा पता लग रहा है कि हमारा परिमेय संख्या के रूप में नहीं है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नहीं। चलिए आप इसे ऐड कर